Let us start geometrical optics JEE Main 2022 PYQ previous year questions. 2021 तक के क्वेश्चंस ऑलरेडी एक दूसरे वीडियो में है, उसी के कंटिन्यूएशन में है ये. तो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 94. इसमें कह रहा है टू आइडेंटिकल थिन बाई कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5. तो हम लोग सपोज दो बाई कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं, आइडेंटिकल है, फोकल लेंथ दोनों का 15 सेंटीमीटर है और दोनों का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है. आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, द स्पेस बिटवीन द लेंसेज इज फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25. तो इनके बीच का स्पेस हम लोगों ने एक दूसरे लिक्विड से फिल कर दिया है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और दिया हुआ है. तो अल्टीमेटली ये तीन लेंसेज का कॉम्बिनेशन हो गया जिसका हमें फोकल लेंथ निकालना है. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, ये जो दो थिन बाई कॉन्वेक्सिस लेंस दिए हुए हैं जिनका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, इनकी हेल्प से हमें इनका रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि उसी रेडियस ऑफ कर्वेचर का बीच में एक लिक्विड लेंस है. अब इसमें क्वेश्चन में इन्होंने ये नहीं लिखा है कि वो इक्वी कॉन्वेक्स है, बट कोई और ऑप्शन नहीं है तो इसको हमें इक्वी कॉन्वेक्स ही लेके चलना पड़ेगा. मतलब इसके दोनों तरफ का जो रेडियस है वो मैग्नीट्यूड में सेम है. तो अगर हम 15 सेंटीमीटर के हिसाब से कैलकुलेट करें, लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगाते हैं सीधे सीधे, तो 1/f इज इक्वल टू μ-1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2. तो ये हो जाएगा 1/15 इज इक्वल टू, ये 1.5 दिया है तो ये 0.5 हो जाएगा, तो 1/r1 भी प्लस आर होगा और R2 माइनस आर होगा, तो ये भी प्लस आर हो जाएगा. तो यहाँ से अल्टीमेटली आर की वैल्यू भी 15 सेंटीमीटर ही आ जाएगी. तो अब ये जो बीच में लिक्विड लेंस है उसका फोकल लेंथ भी हम सेम फॉर्मूले से निकालते हैं. तो ये हो जाएगा 1.25 माइनस 1 इंटू ब्रैकेट 1/r1, तो ये -15 होगा, माइनस 1/r2, तो वो +15 होगा. तो एक्चुअली ये टोटल नेगेटिव ही आएगा क्योंकि कॉन्केव है ये. तो ये हो जाएगा 0.25 इंटू 2/15 विद माइनस साइन. तो ये एक तरह से 0.5 हो गया, तो -1/30 हो गया. तो अगर हम एफ इक्विवेलेंट निकालें तीनों के लिए तो इसको लिखेंगे 1/f प्लस 1/fl प्लस 1/fl, नहीं प्लस 1/f. तो ये हो गया अल्टीमेटली 2/15 बन जाएगा, माइनस 1/30 बन जाएगा. तो ये देखो ये 4/30 हो गया, तो ये 3/30 हो गया, तो 1/10 बच रहा है. तो यहाँ से इफेक्टिव फोकल लेंथ एफ इक्विवेलेंट जो है वो 10 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी. ठीक है ना, बेसिक क्वेश्चन है. लेंस मेकर फॉर्मूला स्टार्ट करते ही सबसे पहले यही क्वेश्चन लेते हैं समझाने के लिए. अब देखो इसमें एक कंफ्यूजन जो जनरली डाउट रहता है वो ये रहता है कि जब हमने वाटर लेंस का, इसको वाटर मान लेते हैं, या लिक्विड लेंस का जब हमने फोकल लेंथ कैलकुलेट किया है, तो लिक्विड लेंस के बाहर हम लोगों ने ग्लास क्यों नहीं लिया है, मतलब इसको ऐसे क्यों नहीं एज्यूम किया है कि ये जो लिक्विड लेंस है ये ग्लास के अंदर रखा हुआ है. तो देखो ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि ये वाला जो एक्सप्रेशन हम लोग यूज करते हैं ना, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, ये एप्लीकेबल तभी होता है जब हम बाहर तीनों का मीडियम सेम लेते हैं और प्रेफरेबली तीनों का मीडियम हम लोग एयर लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ हम लोग ये मान के चल रहे हैं ये है जरूर तीन लेंस जिनके बीच में गैप नहीं है, लेकिन सॉल्व करने के लिए और मैथमेटिक्स लगाने के लिए हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि इन तीनों के बीच में एक एयर का थिन गैप है, और उस थिन गैप की वजह से हम इन तीनों के फोकल लेंथ का इनवर्स डायरेक्टली ऐड कर पा रहे हैं यूजिंग दिस एक्सप्रेशन. तो तीनों का ही फोकल लेंथ हमें एयर में निकालना है और उसके बाद ही उसको हमें ऐड करना है. ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री ऑन द ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3. आफ्टर रिफ्रैक्शन द लाइट रे इमर्जेस आउट फ्रॉम द अदर पैरेलल फेस and lateral shift between the incident ray and emergent ray is 4√3. then the thickness of the glass slab. अब देखो वैसे तो lateral shift का फॉर्मूला डिराइव कराया जाता है क्लास में, तो अगर डायरेक्टली वो lateral shift का फॉर्मूला याद है तो वो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं. अगर इसका थिकनेस टी है, लेटरल शिफ्ट का मतलब ये हुआ कि ये जो लाइट इधर जा रही है, ठीक है, थोड़ा सा भी ये इधर की तरफ बेंड होगी
और इसके बाद फिर से ये इसी डायरेक्शन को फॉलो करते हुए निकलेगी। फाइनली जो एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल आएगा। ठीक। लेकिन अगर हम देखें तो ये लाइट, ये बोल सकते हैं कि अपने रास्ते से थोड़ा सा शिफ्ट हो जा रही है, तो इसी को हम लोग लैटरल शिफ्ट बोल रहे हैं। मैं इसको डेल्टा वाई से डिनोट करता हूँ थ्योरी लेक्चर्स में। तो डेल्टा वाई की जो वैल्यू है, तो आप देख लेना प्रूफ, थ्योरी लेक्चर में देख लेना, तो ये आता है टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर के इक्वल आता है। अब इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है √3 और आई की वैल्यू दी हुई है 60 डिग्री। तो एक काम करते हैं, पहले हम इससे आर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आर कैलकुलेट करने के लिए स्नेल्स लॉ लगाते हैं। 1 × sin i इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर। तो यहाँ से आप आर की वैल्यू निकालोगे तो 30 डिग्री आ जाएगी। तो आई 30 हो गया, आर 30 हो गया, आई 60 हो गया। लेटरल शिफ्ट दिया हुआ है, थिकनेस पूछ रहा है तो रख देते हैं। तो 4√3 इज इक्वल टू टी साइन ऑफ 60 माइनस आर मतलब 30 अपॉन कॉस आर मतलब cos 30। तो ये tan 30 हो जाएगा विच इज़ 1/√3। तो आपको यहाँ से टी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर मिल जाएगी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 96 में, अ लाइट वेव ट्रैवलिंग लीनियरली इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 इंसिडेंट ऑन द हॉरिजॉन्टल इंटरफेस सेपरेटिंग मीडियम विथ एयर, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द टोटल इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव विल बी रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम विल बी। देखो, सारी की सारी लाइट सेम मीडियम में वापस आ जाए, यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है टुवर्ड्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। ठीक है। अब इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम का दिया हुआ है। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन उस पार्ट का हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर का। और वहां पे हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो, जैसे स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग म्यू नॉट और अपसाइलन नॉट में 1/√μ0 लिखते हैं। किसी और मीडियम में जाएंगे तो स्पीड ऑफ लाइट बन जाएगा √μ0 की जगह μ0 μr, अपसाइलन नॉट की जगह अपसाइलन नॉट अपसाइलन आर। और ध्यान रखना, ये जो अपसाइलन आर है ना, जिसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, इसी को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है सी और वी का रेशियो, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम। तो ये वैल्यू आती है निकल के √μr/अपसाइलन आर, μr/अपसाइलन आर। और μr की वैल्यू आप देखो 1 दी हुई है। तो आप चाहो तो ये बात डायरेक्टली याद रख सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज स्क्वायर रूट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ से सीधे सीधे ये 2 आ जाएगा म्यू का वैल्यू। तो क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस TIR के लिए हो जाएगा साइन इनवर्स 1/μ। तो ये सीधे सीधे 30 डिग्री बन जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, द डिफरेंस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द टू मीडिया A एंड B is given. If the refractive index of medium B is given, then ratio of refractive index of medium B to medium A is। तो सीधा सीधा इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट में जो रिलेशन है उसी को यूज करना है। देखिए, स्पीड इन मीडियम ए माइनस स्पीड इन मीडियम बी का वैल्यू दिया हुआ है 2.6 10⁻⁷। ठीक है। और किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अगर हमें लिखना है तो उसको हम लिख सकते हैं ना, C/मीडियम ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस C/मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये इक्वल आ जा रहा है 2.6 10⁻⁷। हालांकि म्यू बी हमको दिया है, बट हमें निकालना है म्यू बी और म्यू ए का रेशियो। तो हम एक काम करते हैं, म्यू बी मल्टीप्लाई कर देते हैं और सी से डिवाइड कर देते हैं। तो म्यू बी मल्टीप्लाई करिए, सी से डिवाइड करिए, तो म्यू बी अपॉन म्यू ए इधर बन जाएगा, इधर बन जाएगा -1। और सी से क्योंकि हम डिवाइड कर चुके हैं तो ये हो जाएगा 2.6 10⁻⁷ अपॉन 3 × 10⁸। तो इसमें ये 1 ऐड कर दीजिए, म्यू बी अपॉन म्यू ए आ जाएगा। तो एक तरह से 2.6 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 1 आंसर हो जाएगा। तो ये 1.08 आ रहा है।
2.6 डिवाइडेड बाई 30 एंड प्लस 1, ये 1.086 आ रहा है, 1.086। अच्छा, म्यूबी से भी तो म्यूबी से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया ना, तो इसमें म्यूबी मल्टीप्लाई भी होगा, यानी 1.47। ठीक है ठीक है। तो 2.6 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 1.47 एंड प्लस 1, तो ये 1.127 आ रहा है। ठीक है, अब सही है। तो 1.127 को हम लोग 1.13 लिख देंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 98 में कह रहा है, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल θ1 on the system of two plane mirrors M1 and M2 having an inclination angle 75 degree between them as shown in the figure. After reflecting from mirror M1, it gets reflected by the mirror M2 with an angle of reflection 30 degree. The total deviation of the ray will be. तो एक बार हमें M1 पे रिफ्लेक्शन लेना है और एक बार M2 पे रिफ्लेक्शन लेना है, और उसने ज़्यादा कुछ तो बताया नहीं कि तीसरा रिफ्लेक्शन है या नहीं है, तो हम लोग दो ही रिफ्लेक्शन काउंट करते हैं सीधे सीधे। और उसने ये बोला है कि M2 से जब उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है ना दूसरा वाला, तो वो 30 डिग्री का रिफ्लेक्शन है। तो अगर हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करें, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तो ये वाला एंगल 30 दिया हुआ है, दोनों 30-30 हैं। तो अगर ये दोनों एंगल 30-30 हैं, तो मैं कहूँगा इधर वाला एंगल 60 होगा। ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो, तो ये वाला एंगल कितना आएगा भाई, इस ट्रायंगल में ये हो गया 120। ठीक है, ये हो गया 75, तो 120 हो गया, 75 हो गया। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ये डायग्राम थोड़ा गड़बड़ बन गया है, 120 है और 75। तो इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। यही सब तरीके हैं जिससे पता चल जाता है कि डायग्राम में रे हमको किधर की तरफ लेनी है। तो इधर नहीं आ रही होगी, ये इधर की तरफ आ रही होगी, ये मतलब हुआ इसका। तो ये लाइट रे इधर से रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक, तो ये वाला एंगल 30 है, ये वाला एंगल 30 है, तो ये हो गया 60। अब ये 60 है, ये 75 है, तो अब आप देखो तो ये वाला एंगल 45 हो जाएगा। तो ये 45 है, तो इसका मतलब है कि ये भी 45 है। तो इसका डेविएशन अगर निकालना है, तो डेविएशन का मतलब होता है कि जो इंसिडेंट रे है उसको आगे बढ़ाइए। तो इसका पहला डेविएशन अगर आप निकालोगे Δ1, तो वो आएगा 90 डिग्री। और इसका दूसरा डेविएशन अगर आप निकालोगे ये पूरा एंगल, तो ये Δ2 की वैल्यू आएगी 120 डिग्री। तो अगर हम टोटल डेविएशन लिखें इसका, तो ये हो जाएगा Δ1 प्लस Δ2। तो ये 90 प्लस 120, ये तो 210 एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। तो इसको 210 एंटी क्लॉकवाइज भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम 150 डिग्री क्लॉकवाइज भी लिख सकते हैं। तो अब आंसर इसका दोनों ही हो सकते हैं वैसे तो। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 99 में आते हैं। 99 में कह रहा है, स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ टैंक कंटेनिंग वाटर टू अ डेप्थ √7 मीटर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 4/3। एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन इमर्ज आउट। अब देखो, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इतनी बार पूछा जा चुका है कि इसका फॉर्मूला तो आप याद ही रखो, क्योंकि फॉर्मूला याद है तो फटाफट हो जाएगा। देखो, कोई भी पॉइंट सोर्स अगर वाटर के अंदर है, तो उससे आने वाली जो लाइट है वो बाहर कोन के फॉर्म में निकलती है, और एक पर्टिकुलर एंगल होने के बाद फिर बाहर निकलती भी नहीं है। मतलब फिर क्या होता है, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। जैसे मान लो ये वाला जो पॉइंट है, देखिए ध्यान से, तो ये वाला एंगल बन जाएगा IC के बराबर। ठीक है ना। और IC के बाद क्या होगा, यानी जो भी लाइट है वो इसी एरिया से निकलेगी। तो ये वाला एरिया निकालना है। तो ये रेडियस हम लोग कई बार प्रूफ कर चुके हैं, थ्योरी में देख लीजिएगा। ये अगर कैपिटल R है, ये H है, बाहर μ1 है, अंदर म्यू की वैल्यू म्यू है। तो R का डायरेक्ट फॉर्मूला है R = H/√√ऑफ μ² - 1। ठीक है।
तो हमको एरिया पूछा हुआ है, तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई एच स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस वन। तो पाई को तो पाई रखना है, एच स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 7 और म्यू स्क्वायर माइनस वन। तो 4/3 हो गया 16/9, 16/9 माइनस वन, तो ये 7/9 बनेगा। तो 9 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे रह जाएगा, तो ये 9 पाई आ रहा है। तो आंसर इसका 9 बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, कंसीडर ए लाइट रे ट्रैवलिंग इन एयर is incident into a medium of refractive index √2n. The incident angle is twice that of refracting angle. Then the angle of incidence will be. Angle of incidence is twice the angle of refraction, यानी कि refraction angle is I/2। तो हम लोग सीधे सीधे μ1 sin I1 इक्वल टू μ2 sin I2 लगाते हैं। तो μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 और sin R, तो R को हम I/2 लिख देते हैं। अब इधर जो साइन आई है उसमें 2 sin I/2 cos I/2 का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो इधर मैं कहूँगा बचेगा 2 cos I/2 इज इक्वल टू, उधर वो कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ से cos ऑफ I/2 की वैल्यू आ जाएगी √ऑफ n/2। तो I की वैल्यू बनेगी 2 cos इनवर्स √ऑफ n/2। तो क्वेश्चन तो सीधा सीधा है, 2 cos इनवर्स √n/2, यानी कि डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 में कह रहा है, अ कॉन्वेक्स लेंस हैज पावर P, ठीक है, इट इज कट इनटू टू हाफ्स अलोंग इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, फर्दर वन पीस आउट ऑफ द टू हाफ्स इज कट इनटू टू हाफ्स परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब पहले इसको इस तरह से कट करके दो लेंस बनाए हैं और फिर ऊपर वाला जो है उसके फिर से दो टुकड़े कर दिए हैं। तो देन चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। पावर के ऊपर क्वेश्चन है, तो देखिए अगर हम इसको इस तरह से कट कर रहे हैं तो इसका पावर चेंज नहीं होगा, यानी इसका पावर भी P है, इसका पावर भी P है, तो ये वाले पार्ट का पावर P है। लेकिन जब हम प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कट करेंगे तो उन दोनों पार्ट्स की फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी। और पावर तो बहुत आसान है पता करना, आधा कर दिया है तो पावर आधा हो जाएगा, क्योंकि पावर ही होती है जो सभी लेंसेज का स्केलर एडिशन बनता है। फोकल लेंथ में तो इनवर्स ऐड होता है 1/f1 प्लस 1/f2। पावर में सीधा सीधा होता है P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। तो इन दोनों की हाफ हाफ हो जाएगी। तो पूछा है इनकरेक्ट, तो पावर ऑफ L1 इज P/2, तो मुझे तो ए इनकरेक्ट लग रहा है। पावर ऑफ L2 P/2, पावर ऑफ L3 भी P/2, बाकी सब सही है, ए ऑप्शन इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 102, द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ अ प्रिज्म इज ए। रिफ्रैक्टिंग एंगल मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज कॉट ऑफ A/2, ठीक है। देन द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन विल बी। तो देखो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, दैट म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन ऑफ A/2, ठीक है ना। तो म्यू की जगह कह रहा है रख दो कॉट A/2, तो कॉट A/2 को भी मैं स्प्लिट कर देता हूँ, क्योंकि जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, अपॉन साइन A/2। दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन ऑफ A/2। तो अब आप यहाँ से देखो साइन A/2 तो कैंसिल हो गया, अब उधर से आ रहा है साइन इज इक्वल टू कॉस, और हमको निकालना है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि A प्लस डेल्टा M बाई 2 इज इक्वल टू, कॉस A/2 को कॉस ऑफ A/2 इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस A/2 लिख सकते हैं ना, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो ये वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस A/2। देखो तो ये बाई टू कैंसिल कर दो, तो A प्लस डेल्टा मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस A। तो डेल्टा मिनिमम की वैल्यू हो गई 180 माइनस 2A, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 में a parallel beam of light is allowed to fall on a transparent spherical globe of diameter 30 centimeter. The distance from the center of globe at which the beam of light can converge. तो ट्रांसपेरेंट ये हो गया सपोज ग्लोब, एक प्रिंसिपल एक्सिस ऐसी मैंने ड्रॉ कर दी है, ये इसका सेंटर है और इस स्फीयर का रेडियस 15 सेंटीमीटर है क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है, ग्लास का है सपोज, म्यू इक्वल टू 1.5। अब इसके ऊपर जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है इट इज पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो देखिए इसमें क्या होगा ना, इसमें दो बार हमको रिफ्रैक्शन लेना पड़ेगा। एक बार रिफ्रैक्शन बाहर हम लोग एयर मान के चलते हैं, एयर से ग्लास के लिए, और एक बार फिर से ग्लास से एयर के लिए, तो हमको पता चलेगा कि फाइनली ये कहाँ कन्वर्ज होगी। तो फॉर्मूला जो इसमें यूज करने वाले हैं वो है म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। तो म्यू टू अपॉन वी मतलब म्यू टू की जगह हो गया 1.5, वी हमको निकालना है, माइनस म्यू वन की जगह 1 और यू की जगह इन्फिनिटी जाएगा क्योंकि पैरेलल रेज है, इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन और अपॉन आर की जगह हम लोग प्लस 15 सेंटीमीटर लिखेंगे क्योंकि सारे के सारे डिस्टेंसेज हम लोग P1 से मेजर कर रहे हैं और पॉजिटिव साइड ये वाला है। तो इस सरफेस का जो रेडियस है वो इधर की तरफ है, पॉजिटिव है। तो यहाँ से आपको मिलेगा 1.5 अपॉन वी इज इक्वल टू 1/0.5 है, तो ये 1/30 हो गया। तो यहाँ से v की वैल्यू आप देखिए तो 45 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान से समझना 45 सेंटीमीटर P1 से राइट साइड में, तो ऐसे तो ये यहाँ से 15 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज हो रही है, बट हम लोग डायरेक्ट ये आंसर नहीं लिख सकते क्योंकि बाद में ना फिर से एक बार रिफ्रैक्शन होना बाकी है। ठीक है ना, तो एक तरह से ये जो फर्स्ट इमेज बनी है जिसको हम लोग I1 बोल सकते हैं, ये I1 सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। सेकेंड रिफ्रैक्शन फिर से होगा P2 पॉइंट पे। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है ये एक तरह से लिखा हुआ है एट P1। तो इसी तरह से दोबारा करते हैं कि एट P2, तो एट P2 फिर से लगाते हैं, म्यू टू की जगह हो जाएगा 1 म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू। अब ध्यान रखना u की जगह प्लस 15 आएगा क्योंकि ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, कन्वर्जिंग रेज इंसिडेंट हो रही है इसके ऊपर। ठीक है, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर, और आर की जगह इस बार -15 आएगा क्योंकि P2 पे उसका रेडियस मतलब सेंटर लेफ्ट साइड में है, डायरेक्शन राइट साइड वाला पॉजिटिव है। तो इसको लिख सकते हैं 1/v माइनस, अब ये हो जाएगा 3/2, तो ये 1/10 बचा क्या, 1/10 इज इक्वल टू, अब ये हो गया 0 माइनस 0.5, तो ये 1/30 आया। तो यहाँ से 1/v की वैल्यू 1/10 प्लस 1/30 आ रही है, तो ये तो हो जाएगी 4/30। 4/30 का मतलब ये हो गया 7.5 सेंटीमीटर। में पूछा है तो 75 आंसर हो गया। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है। दो बार रिफ्रैक्शन है लेना है और दो बार रिफ्रैक्शन हम लोगों ने इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को यूज करके लिया है। कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है, सीधा सीधा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 में द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया ए एंड बी आर 2 × 10⁻10 सेंटीमीटर एंड 1.5 × 10⁻10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, a ray of light enters from the medium B to medium A at an incident angle theta. If the ray suffers TIR, then तो देखो रे अगर TIR सफर हो रही है और रे जो है वो मीडियम बी से मीडियम ए में आ रही है। ठीक है ना, इधर हो गया मीडियम बी, इधर हो गया मीडियम ए, और ये एंगल थीटा, तो हम लोग सीधा सीधा तो यही लिखेंगे कि थीटा शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और ये रेयरर मीडियम होगा और ये डेंसर मीडियम होगा, ये भी पक्की बात है। और आईसी को हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर, और म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर इज सेम एज
वी रेयरर अपॉन वी डेंसर, तो वी रेयरर अपॉन वी डेंसर हो जाएगा 1.5 अपॉन 2.0, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 3/4। तो यहाँ से हो जाएगा थीटा ग्रेटर देन साइन इनवर्स 3/4। तो डी ऑप्शन हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन रेनबो फॉर्मेशन। ठीक है। अगेन रेनबो फॉर्मेशन, ऑलरेडी ये बात ऑलरेडी हमारे लेक्चर में है। ठीक है ना। रेनबो में, प्राइमरी रेनबो में क्या होता है, इन प्राइमरी रेनबो ऑब्जर्वर सीज रेड कलर ऑन द टॉप एंड वॉयलेट कलर ऑन द बॉटम। तो यही सेंटेंस सही लिखा हुआ है, वॉयलेट ऑन द टॉप। सेकेंडरी रेनबो में वॉयलेट ऑन द टॉप होता है। इन प्राइमरी रेनबो वेव्स, लाइट वेव सफर्स TIR ट्वाइस बिफोर कमिंग आउट ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट। तो प्राइमरी रेनबो में एक बार रिफ्लेक्शन है, एंड प्राइमरी रेनबो इज लेस ब्राइट देन द सेकेंडरी, बल्कि उल्टा होता है, सेकेंडरी लेस ब्राइट होता है। ठीक है ना। इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं बोलना चाहिए, बट ठीक है चलो चलता है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रैवल इन टू डिफरेंट मटेरियल्स ए एंड बी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस म्यू ए एंड म्यू बी ऑफ सेम थिकनेस इज T1 एंड T2, वेयर T2 माइनस T1 दिया है, यानी कि मीडियम 2 में ज्यादा टाइम लग रहा है तो वो डेंसर होगा। And the ratio of mu A to mu B is 1:2, then the thickness of material in meter is, VA and VB are the velocities of light in A and B respectively. तो देखिए मान लेते हैं x डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो ऐसे बोल सकते हैं ना कि x डिस्टेंस मीडियम B में ट्रैवल करने में टाइम लगेगा x अपॉन VB, माइनस x डिस्टेंस VA में ट्रैवल करने में, एंड दिस इज गिवन एज 5 × 10⁻⁻10। हम्म तो इसमें म्यू ए और म्यू बी का रेशियो दिया हुआ है, तो एक काम ये कर सकते हो, इसमें एक्स इसमें कॉमन ले लेते हैं और वी बी या वी ए का मल्टीप्लाई कर देते हैं। वी ए मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, तो ये आएगा वी ए अपॉन वी बी -1, और इधर आ जाएगा 5 × 10⁻⁻10 टाइम्स वी ए, और x को x ही रखते हैं। देखिए वी ए अपॉन वी बी हो जाएगा म्यू बी अपॉन म्यू ए, तो ये हो जाएगा 2/1 - 1, तो दिस इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁻10 टाइम्स वी ए। तो x की वैल्यू डायरेक्ट ही आ गई, वी ए। तो आप बोल सकते थे सर वी बी मल्टीप्लाई करते तो क्या होता, तो अगर वी बी मल्टीप्लाई करते तो ये होता 1 माइनस वी बी बाई वी ए, तो 1 - VB/VA होता अगर x इंटू 1 - VB/VA, तो VB/VA को हम लोग लिखते μA/μB, तो ये 1/2 होता, तो ये 1/2 होता, तो ये x/2 आता, तो x/2 आता, तो ये आता 5 × 10⁻10 - 10 VB, और 2 मल्टीप्लाई होता, तो ये 5 का फैक्टर नहीं आता, तो पता चल जाता कि VA में कन्वर्ट कर दो। VA को VB में, VB को VA में कन्वर्ट तो कर ही सकते हैं ना भाई। μA अपॉन μB इज सेम एज VA अपॉन VB, सॉरी VB अपॉन VA, VB अपॉन VA इज सेम एज लैम्डा बी अपॉन लैम्डा ए, वेवलेंथ में भी अगर कन्वर्ट करना है तो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107 में, फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 2.4 मीटर फ्रॉम अ लेंस, a sharp focused image is observed on a screen placed 12 centimeter from the lens. A glass plate of thickness 1.5 and thickness given है, refractive index and is introduced between the lens and the screen such that glass plate plane faces parallel to the screen. By what distance the object should be shifted so that a sharp focused image is observed again on screen. तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये। एक लेंस ले लेते हैं, ठीक है, एक लेंस है और उसमें कह रहा है कि एक स्क्रीन है, ये हो गया स्क्रीन। ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड
फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 1.2.4 मीटर फ्रॉम अ लेंस। तो थोड़ा सा ऑब्जेक्ट काफ़ी दूर है। फॉर एन ऑब्जेक्ट placed at a distance 2.4 meter from a lens and image is observed 12 सेंटीमीटर। तो इसको हम 0.12 लिख देते हैं सेम यूनिट में रखने के लिए। नाउ अ ग्लास प्लेट नाउ अ ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5 एंड थिकनेस इज 1 सेंटीमीटर। तो देखो हम लोग को एक बात मालूम होनी चाहिए कि जो भी लाइट रेज लेंस से निकल के स्क्रीन की तरफ जाएंगी ग्लास प्लेट की वजह से, एक्चुअली लेंस इनको जहां भी कन्वर्ज कर रहा होगा या डाइवर्ज कर रहा होगा। फिलहाल ये वाला केस कन्वर्जिंग का है क्योंकि स्क्रीन पे इमेज बन रहा है। तो ये ग्लास प्लेट उसको क्या होगा ना, उसको थोड़ा सा दूर शिफ्ट कर देगा। और ये जो शिफ्टिंग की वैल्यू है डेल्टा एक्स, ये हम लोग बोलते हैं ग्लास स्लैब के केस में, याद रखिए। और डेल्टा एक्स फॉर ग्लास स्लैब होता है टी ब्रैकेट 1 - 1/म्यू। तो टी की जगह 1 सेंटीमीटर है और 1 - 1/म्यू करेंगे तो 2/3 आएगा। तो एक्चुअली शिफ्टिंग आ रही है सिर्फ 1/3 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब इतना ये शिफ्ट कर देगा। अब समझना, शिफ्ट करने के बाद हमको इसे उसी स्क्रीन पे बनाना है। तो इसका मतलब है कि लेंस को उतना डिस्टेंस पहले इमेज बनानी चाहिए। तो अब देखो, फॉर लेंस इमेज कहाँ बननी चाहिए? तो इमेज 0.12 मीटर माइनस, अब ये 0.13 सेंटीमीटर है। 0.13 मतलब अब ऐसे देखा जाए तो बहुत कैलकुलेशन हो गया। 12 सेंटीमीटर में से 1/3 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये 35/3 सेंटीमीटर आ रहा है। मतलब v में स्मॉल चेंज है तो उसके करस्पॉन्डिंग u में स्मॉल चेंज निकालना है। तो इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि u और v में अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो एक और तरीका हम ये लगा सकते हैं। क्योंकि u ऑलरेडी बहुत हाई है एज कंपेयर टू v, और u अपॉन v की वैल्यू अगर हम मॉड लिखें तो ये मॉड है अप्रोक्सीमेटली 2.4/0.12। तो आप देखो ध्यान से, तो ये 20 टाइम्स है अप्रोक्स। तो हम लोग वेलोसिटी में फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, तो इसको लिख सकते हैं dv इज इक्वल टू m² टाइम्स du। तो dv कितना दिया हुआ है? dv दिया हुआ है 1/3 सेंटीमीटर में। m² कितना हो जाएगा? m² बन जाएगा 400। तो du निकालना है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट करें कि इमेज ना शिफ्ट हो जाए। तो dv इज m² टाइम्स du। नहीं, इसको इस मेथड से नहीं कर सकते क्योंकि dv स्मॉल है, du स्मॉल नहीं है। ये तब लगेगा जब dv दोनों स्मॉल होंगे, ठीक है, जैसे पहले कर रहे थे। v की वैल्यू हो गई। और u की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो इनिशियली 1/v माइनस 1/u, इसकी जरूरत नहीं, हटा दो इसको। तो इनिशियली अगर आप देखोगे तो 1/v, v की जगह लिखेंगे 0.12 माइनस 1/u, तो u की जगह है 2.4 इज इक्वल टू 1/v। तो 1/v हो जाएगा। इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो ये 300 हो जाएगा। 35/300, ये 7/60 बनेगा मीटर में। तो ये हो जाएगा 60/7 माइनस 1/u। तो यहाँ से 1/u की वैल्यू निकालिए, क्या आएगा? तो देखिए 60/7 माइनस 1/2.4 माइनस 1/0.12। तो ये 5/28 आता है। तो u माइनस साइन के साथ आता है
तो माइनस का 28/5, तो माइनस का 28/5 हो जाएगा माइनस का 5.6 मीटर, माइनस का 5.6 मीटर। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 में, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 is placed in front of a convex mirror with principal axis coinciding. ठीक है, the distance between lens and mirror is given. Point object is placed on the principal axis at a distance of 60 centimeter from the convex lens. The image formed by the combination coincides with the object itself. ठीक है, तो एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक, मिरर हो गया, लेंस हो गया। ठीक है, दोनों के बीच का सेपरेशन, फोकल लेंथ इसका दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड द मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड द मिरर इज 10 सेंटीमीटर। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर का मतलब हो गया ये बियॉन्ड 2f रखा हुआ है, तो इसका इमेज बिटवीन f एंड 2f बनेगा, यानी यहाँ कहीं बनेगा इसका इमेज, द इमेज ऑफ फॉर्म विद दी सेल्फ। तो देखो सीधा सीधा ये केस है कि जो भी लाइट यहाँ से जा रही है इस लेंस के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, ये लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पे इमेज बना रही है वो पॉइंट कॉन्वेक्स मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाए, क्योंकि इसके ऊपर परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होगी तो ये यहाँ से वापस हो जाएगी सीधे सीधे। तो एक तरह से ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। तो हमको यही निकालना है, तो लेंस के लिए सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले लेंस के लिए u-60 हो गया, f की वैल्यू +20 हो गया। तो अगर हम v निकालें तो ये आएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v की वैल्यू आएगी 1/20 माइनस 1/60। तो ये 3/3 ये आएगा 1/30। तो v का वैल्यू आएगा 30 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये जो r है ये 20 हो गया, तो फोकल लेंथ इसकी 10 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है ना, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एचसीवी का ही है, समझ लो। क्वेश्चन नंबर 109 में, द ग्राफ बिटवीन 1/u एंड 1/v फॉर अ थिन कॉन्वेक्स लेंस इन ऑर्डर टू डिटरमिन इट्स फोकल लेंथ इज प्लॉटेड एज शोन इन द फिगर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस होना चाहिए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस is 1.5 and its both the surfaces have same radius, the value of r will be। तो देखो पहले हमको फोकल लेंथ निकालनी है। तो देखो वैसे तो कई चीज़ें डायरेक्ट ऑब्जर्व होती हैं, डायरेक्ट ऐसे कि 0.10 सेम दिया हुआ है तो ये 2f की वैल्यू है, या ऐसे मान लो यहाँ पे ये ग्राफ मैच कर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस है ना, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये -2f, 2f होगा, क्योंकि तभी ऐसा पॉसिबल होगा भाई 2f पे ऑब्जेक्ट 2f पे इमेज, 1/v और 1/u की वैल्यू सेम हो, तो सेम तभी होगी। तो ये -1/2f और 1/2f होगा, तो 1/2f की वैल्यू, ये वैल्यू 0.05 होगी, डायरेक्ट लिख दो 0.05। तो यहाँ से आप f की वैल्यू निकालिए तो 10 सेंटीमीटर आएगी। और ऐसे तो मुझे पता है कि f10 है, म्यू 1.5 है, तो r भी 10 होगा, बट लगा के दिखा देता हूँ। 1/f इज इक्वल टू μ-1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/f हो जाएगा 1/10, μ-1 हो गया 0.5, और कॉन्वेक्स इक्वी कॉन्वेक्स है तो ये दोनों रेडियस ऐड होते हैं, 1/r तो वो हो जाता है 2/r, तो ये 1/r ही बचता है। तो r का वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, 1/v और 1/f का ग्राफ है। तो या ये भी बोल सकते थे ना कि ये जो पॉइंट है ना ये 1/f है, और ये जो पॉइंट है ये -1/f है, क्योंकि जब u टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो 1/u 0 होगा, तो v की वैल्यू f के बराबर है, तो 1/v की वैल्यू 1/f के बराबर है, तो वहां से भी f आ जाएगा। अल्टीमेटली ग्राफ का पर्पज है f कैलकुलेट कर ले।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110 में लाइट ट्रेवल्स इन टू मीडिया M1 एंड M2 विद स्पीड्स 1.5 10 पावर 8 एंड 2 इंटू 10 पावर 8 द क्रिटिकल एंगल। तो ये सीधा सीधा क्रिटिकल एंगल को हम लोग लिखते हैं साइन इनवर्स ऑफ म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर। तो ये बन जाएगा दिस इज ऑल्सो इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ वेलोसिटी इन डेंसर अपॉन वेलोसिटी इन रेयरर। बेसिकली लेसर वेलोसिटी अपॉन हायर वेलोसिटी करना है, तो 1.5 अपॉन 2 करना है। वैसे भी साइन इनवर्स के अंदर 1 से कम ही आएगा ना, तो ये साइन इनवर्स ऑफ 3/4 हो जाएगा। साइन इनवर्स 3/4। तो साइन इनवर्स 3/4 को अगर हम टैन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा टैन इनवर्स ऑफ 3/√7। तो ये ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। ठीक है ना। कॉस में करेंगे तो √7/4 बनेगा। तो सीधा मैथ ठीक। क्वेश्चन नंबर 111 में कह रहा है इन द गिवन फिगर फिगर हाँ ये रहा फिगर। इन द गिवन फिगर द फेस AC of an equilateral prism is immersed in a liquid of refractive index n for incident angle 60 degree at the side AC the refracted light beam just grazes along AC। तो ये TIR जैसा हो गया, the refractive index of the liquid बताना है। तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं है, 60 डिग्री है, बाहर 90 है, n बताना है। तो हम लोग सीधे सीधे लिखेंगे 1.5 इंटू साइन 60 इज इक्वल टू n इंटू साइन 90। तो n का वैल्यू हो जाएगा 1.5 को लिख लीजिए आप 3/2 और साइन 60 को √3/2। तो ये 3√3/4 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √27/4। तो x निकालना है तो x की वैल्यू 27 हो जाएगी। सीधा सीधा क्वेश्चन है। TIR बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 112 में कह रहा है अ थिन प्रिज्म ऑफ एंगल 6 डिग्री and refractive index for yellow light 1.5 is combined with another prism of angle 5 degree refractive index NY 1.55। the net combination produces no dispersion। यानी ये दोनों एक दूसरे का डिस्पर्जन कैंसिल कर रहे हैं, तो डेविएशन हमको बताना है। तो देखिए डिस्पर्जन की वैल्यू होती है A इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर। ठीक है, या इसको हम लोग लिख सकते हैं A इंटू ओमेगा ब्रैकेट म्यू वाई -1। तो हम लोग पहली इंफॉर्मेशन जो दी हुई है थीटा नेट इक्वल टू 0। थीटा नेट 0 का मतलब हो गया θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 0। अब एक्चुअली यहाँ प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, क्योंकि इन्वर्ट करके रखे हुए हैं ऑलरेडी। तो एक के लिए हो जाएगा एंगल 6, इसका ω1 ले लेते हैं और इसका ω2 ले लेते हैं, डिस्पर्सिव पावर। तो 6 इंटू ω1 म्यू वाई -1 करेंगे तो 0.5 इज इक्वल टू 5 इंटू ω2 और म्यू वाई -1 करेंगे तो 0.55। तो आप यहाँ से ω1/ω2 निकाल लीजिए, ω1/ω2 की वैल्यू। बट मुझे लगता है इसकी ज़रूरत ही नहीं है, म्यू दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, डेविएशन पूछा हुआ है, ज़रूरत ही नहीं थी इसकी। डेल्टा नेट पूछा हुआ है, Δ1 प्लस Δ2। तो ये सीधा सीधा हो जाएगा A1 म्यू y1 -1 प्लस A2 म्यू y2 -1। प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो 6 इंटू 0.5 माइनस 5 इंटू 0.55, ये कैलकुलेट कर लो। तो 5 इंटू 0.55 आया 2.75 और 3 माइनस 2.75, तो ये 0.25 आ रहा है। 0.25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/4 डिग्री। तो x की वैल्यू 4 हो गई। ठीक है ना, ये ज़रूरत ही नहीं था, बेकार में इतना दिमाग लगाया। यही मेन का क्वेश्चन है इसलिए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 113 इन नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब होता है फाइनल इमेज फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट इज एट इंफिनिटी फॉर अ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप
refracting telescope, the distance between objective and eyepiece is 30, the focal length of objective when the angular magnification is 2। तो ये अगेन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के लिए लेंथ ऑफ टेलीस्कोप होता है एफ ओ प्लस एफ ई, और एफ ओ प्लस एफ ई दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। ठीक है। और एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है एफ ओ अपॉन एफ ई, माइनस होता है बट हम प्लस ही ले लेते हैं क्योंकि वैल्यू भी टू प्लस में ही रख देंगे। तो एफ ओ अपॉन एफ ई टू हो गया। तो एफ ओ अपॉन एफ ई टू है, तो यहाँ से ऐसे ही दिख रहा है, एफ ए की वैल्यू 10 आएगी और एफ ओ की वैल्यू 20 आएगी। क्या निकालना है? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 20 हो जाएगा। ठीक है। 114 में कह रहा है द पावर ऑफ अ लेंस बाई कॉन्वेक्स इज 1.25 पर मीटर। ठीक है। डायोप्टर भी लिख सकते हैं उसको। इन अ पर्टिकुलर मीडियम। अच्छा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस इज गिवन, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। अब देखो इसमें ना एक खास फॉर्मूला लगता है। खास फॉर्मूला ये लगता है, पावर ऑफ अ लेंस इन एयर अगर लिखना है तो वो तो सिंपली 1 अपॉन फोकल लेंथ इन एयर हो जाता है। लेकिन पावर ऑफ अ लेंस किसी और मीडियम में लिखना है अगर, तो पावर ऑफ अ लेंस इन अदर मीडियम होता है म्यू मीडियम। ठीक है ना। म्यू मीडियम डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ ऑल्सो इन दैट मीडियम। ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा, म्यू मीडियम को हम लोग म्यू सराउंडिंग लिख देते हैं, और 1 अपॉन एफ को हम लोग लिखते हैं म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग -1 एंड ब्रैकेट 1 अपॉन R1 -1 अपॉन R2। तो अब इसमें फॉर्मूला रख देते हैं, सारे वैल्यू रख देते हैं मतलब। तो ये हो गया 1.25, म्यू एस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा म्यू लिक्विड माइनस म्यू सराउंडिंग, एंड 1 अपॉन R1 -1 अपॉन R2 करेंगे अगर तो ये ऐड हो जाते हैं कॉन्वेक्स लेंस अगर है तो 1/20 प्लस 1/40। तो जरा देखो क्या मिलता है यहाँ से, 1/20 प्लस 1/40, तो ये हो गया 3/40। तो 1.25 डिवाइडेड बाई 3/40। ठीक है। और 1.5 माइनस 3/40, तो ये कुछ गड़बड़ हो गया, फिर से करते हैं। वन, अच्छा नहीं नहीं, इधर तो मीटर में लिखा था और उधर सेंटीमीटर में है। सही करो इसको। 1.25 पर मीटर है ना, तो ये 1.25 अपॉन 100 कर सकते हैं इसको, ऐसे समझ लो। ठीक है ना। अब रखते हैं, तो 1/20 प्लस 1/40, तो ये वैल्यू बन रही है 3/40। और ये वैल्यू बन जाएगी 1.25। सेंटीमीटर में कर दिया इसको हमने डायरेक्ट, तो अपॉन 100 डिवाइडेड बाई 40, तो ये 0.166 आ रहा है। एक्चुअली 1/6 आ रहा है ये। तो 1/6 इज इक्वल टू 3/2 माइनस म्यू एस। तो म्यू एस की वैल्यू आएगी 3/2 माइनस 1/6, तो ये आ रही है 4/3। ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन इस फॉर्मूले की वजह से हो गया। अक्सर ये फॉर्मूला नहीं पता होता है। नॉर्मल एयर में अगर पावर लिखनी है तो इट इज़ 1/f, लेकिन अगर किसी और मीडियम में पावर लिखनी है तो म्यू मीडियम अपॉन एफ मीडियम लेते हैं। ठीक है ना। क्यों लेते हैं सब छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 200 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इसका फोकल लेंथ हो जाएगा -100 अगर यूज़ करेंगे तो, और ये रखा हुआ है 100 सेंटीमीटर पे, तो फोकस पे रखा हुआ है। द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द मिरर एट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, द पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर आफ्टर 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड में ऑब्जेक्ट कितना चल लेगा, 20 सेंटीमीटर। अभी 100 पे है, 20 चल लेगा तो 80 पे आ जाएगा। तो u का वैल्यू -80, f का वैल्यू -100, तो हमें v निकालना है।
तो मिरर फॉर्मूले में 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से आएगा 1/v इज 1/80 माइनस 1/100। ठीक है ना, 1/80 माइनस 1/100 ये हो जाएगा 1/400। तो v की वैल्यू 400 सेंटीमीटर है। 400 हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116 में इन एन एक्सपेरिमेंट विथ कॉन्वेक्स लेंस द प्लॉट ऑफ इमेज डिस्टेंस v डैश अगेंस्ट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस म्यू डैश लिखा है measured from the focus gives a curve v dash mu dash is 225 if all the distances are measured in centimeter the magnitude of focal length of the lens। तो ऐसे देखा जाए तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला, जिसमें अगर हम ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस फोकस से मेजर करते हैं तो इट इज सिंपली इक्वल टू एफ स्क्वायर। आप चाहो तो इसको प्रूफ करके देख लेना। ठीक है ना, मैं आइडिया दे देता हूँ, प्रूफ करके एक बार देख लेना, बट फाइनली फॉर्मूला याद रखो। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। तो अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग फोकस से मेजर कर रहे हैं, इमेज डिस्टेंस को अगर हम लोग फोकस से मेजर कर रहे हैं, तो एक्सओ एंड एक्स आई, और फोकस की लेंथ हो जाएगी एफ। तो एक तरह से आप देखो यू की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ एक्सओ प्लस एफ, और वी की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ एक्स आई प्लस एफ, और एफ की वैल्यू हो जाएगी प्लस एफ। तो आप ये वैल्यू उठा के अब उसको उधर की तरफ ले लो, इमेज को उधर ले लो, रियल इमेज है तो। ठीक है ना, उससे खैर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो इमेज इधर ले लो। ऑब्जेक्ट इधर हमने बियॉन्ड एफ लिया है, तो इधर इमेज भी इधर कहीं एज्यूम कर लीजिए। तो इमेज को लिख दीजिए आप एक्स आई, तो ये इधर वाले फोकस से है, तो इमेज हो जाएगी प्लस एक्स आई। तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे अगर 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो यहाँ से आपको मिलेगा एफ स्क्वायर इज एक्सो इंटू एक्स आई। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला। तो एक्सो इंटू एक्स आई की वैल्यू डायरेक्टली दी हुई है 225, तो एफ निकालने के लिए इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो अंडर रूट लेंगे तो 15 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 117 में द एक्स वाई प्लेन बी टेकन एज बाउंड्री बिटवीन टू ट्रांसपेरेंट मीडिया m1 एंड m2। m1 z ग्रेटर देन 0 में है और √2 है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये एक्स वाई प्लेन हो गया, इधर m1 है, इधर m2 है। m1 z ग्रेटर देन 0 है, म्यू इक्वल टू √2, और m2 है म्यू टू इक्वल टू √3। ठीक है, a ray of light traveling in m1 along the direction is given by a vector। a ray of light traveling in m1 is given by a vector 4√3 I cap minus 3√3 j cap और minus 5 k cap is incident on the plane of separation। the value of difference between angle of incident in m1 and the angle of refraction in m2 will be। तो देखो बेसिकली अगर हम ये पता कर लें कि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, तो देखो ये वाला जो डायरेक्शन है ये जेड डायरेक्शन है, एक तरह से ये के कैप है। तो आप के कैप वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में एंगल नहीं निकाल पाओगे, कॉस डॉट प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। ये ए वेक्टर है, तो डॉट प्रोडक्ट यूज करोगे तो ए डॉट के अपॉन मॉड ए हो जाएगा, क्योंकि मॉड के तो 1 होगा। तो इसका के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये आएगा -5। ठीक है ना, अब एक पॉइंट कंसेप्चुअली गलत जा रहा है। अच्छा, ये के कैप इधर की तरफ है, ठीक है चलो कोई बात नहीं, इधर की तरफ के कैप होगा, तो इधर माइनस के कैप हो जाएगा। ठीक है, माइनस के कैप इधर हो जाएगा तो +5 आ जाएगा अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो ये हो जाएगा 16 × 3 48 प्लस 27 प्लस 25, कितना आएगा 48 प्लस
27 प्लस 25 100 आ जा रहा है, तो ये 1/2 आ जा रहा है। तो अगर ये 1/2 है तो आई की वैल्यू हो गई 60 डिग्री। अब आर कैसे निकालेंगे, तो स्नेल्स लॉ लगाइए। तो √2 इंटू साइन 60 इज इक्वल टू √3 इंटू साइन आर। तो √2 इंटू √3/2 इज इक्वल टू √3 इंटू साइन आर। तो यहाँ से आप आर निकालिए तो 45 डिग्री हो जाएगा। तो आई और आर का डिफरेंस पूछा हुआ है, तो आंसर हमारा 15 डिग्री बनेगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 118 में, लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर इनटू अ गिवन मीडियम एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद इंटरफेस ऑफ एयर मीडियम सरफेस। ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रे इज डेविएटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 15 डिग्री फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए, एयर से किसी और मीडियम में जा रही है अगर, तो अगर आप डायग्राम बना के देखो तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि इधर से इंसिडेंट हो रही है 45 डिग्री पे और टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। और अगर हम ये वाला डायरेक्शन आगे बढ़ा दें तो कह रहा है कि वो जो बेंडिंग है वो 15 डिग्री है। तो इसका मतलब आर की वैल्यू 30 डिग्री हो गई। तो इस मीडियम का हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा हुआ है, इधर एयर है। तो सीधे सीधे 1 इंटू साइन 45 इज म्यू इंटू साइन 30 लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ से म्यू की वैल्यू √2 मिल जाएगी, यानी 4.4 1.414। ठीक है ना।